स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो 7 फरवरी का एग्जाम जो होगा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का, यानी कि कल जो आपका एग्जाम होने वाला है, इसके लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 50 नंबर का, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने वाला है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एक एक करके दोस्तों सारा क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा, एक एक करके जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग समझते चलिएगा और कल के पेपर में आप लोग तहलका मचा दीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 31 नंबर से शुरू होगा और इससे पहले एमसीक्यू का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको आप लोग जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 6 प्रश्नों का आपको जवाब देना है, जिसमें से 8 को क्वेश्चंस पूछेगा और 6 को का आपको जवाब देना है और आपको 12 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछा और आंसर किस प्रकार से देना है। सबसे पहले दोस्तों 31 नंबर का जो प्रश्न है कि समवर्ती सूची से तात्पर्य क्या है, यानी कि समवर्ती सूची किससे पूछा जाता है, यानी कि क्या है, आपसे पूछा गया है। उत्तर में लिखिएगा कि समवर्ती सूची भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सांसद और राज्य सरकार दोनों को होता है। यानी कि समवर्ती सूची वह सूची है जो कि आपका भारत के संविधान 7वीं की अनुसूची के अंतर्गत आता है, जिसमें दोस्तों राज्य सूची संघ सूची भी शामिल किया जाता है। संघ सूची के माध्यम से आपका समवर्ती सूची में जो आपका सांसद और विधानमंडल जितना भी है, इनके द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है, तो अधिकेंद्र यानी कि कानून बनाया जाता है। जो भी आपका कानून सांसद के द्वारा बनाया जाता है वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। तो देखिए जितना क्वेश्चन बता रहे, यदि आप लोग समझ कर भी चल जाएगा तो आप लोग दोस्तों पूरा नंबर आप लोग फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग याद करने के जोर मत दीजिएगा, आप लोग समझने पे जोर दीजिएगा। 32 नंबर कहता है कि राज्य सूची से क्या तात्पर्य है, यानी कि राज्य सूची किसे कहते हैं। तो भारतीय संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत राज्य सूची जो है लिस्ट नंबर 2 पे आता है। उन विषयों को दर्शाती है जिन पर कानून बनाने का विशेष अधिकार केवल राज्य विधानमंडल के पास होता है। यानी कि केवल और केवल राज्य विधानमंडल के पास ही राज्य सूची का जो है क्या बन सकता है, कानून बन सकता है। यदि कोई भी चाहे कि राज्य सूची में कानून कौन बनाएगा तो विधानमंडल बनाएगा। बस इतना भी आप लोग लिख लीजिएगा तो 2 में से 2 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। लेकिन आपको बढ़िया तरीका से लिखना है, लिख देना कि 7वीं सूची के अंतर्गत आता है। ये जो है दूसरा सूची है जो कि आप सभी का जो विधानमंडल के जो भी सरकार है यहाँ पर कानून बनाता, बस इतना आप लोग ऐसे लिख देना है, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, चोरी चोरा कांड से क्या तात्पर्य है, यानी कि चोरी चोरा कांड क्या है। तो चोरी चोरा कांड दोस्तों 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई एक हिंसक घटना है, जिसमें दोस्तों गोसाई भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें से दोस्तों अप्रोक्स 22-23 दिया गया है, लेकिन आप लोग 22 लिखिए, ठीक है। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। यानी कि चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ, 1922 में हुआ, ऐसे लिख देना है। ये कहाँ पर है, गोरखपुर जिला में हुआ था। इसमें कितना पुलिसकर्मी की निहत्या की गई, तो 22 की, ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 34 नंबर का, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। वैश्वीकरण का अर्थ दोस्तों, वैश्वीकरण से तात्पर्य दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं सांस्कृतिक समाजों के बीच परस्पर संबंध एवं तीव्रता एकीकरण की प्रक्रिया को दर्शाती है। सबसे पहले देखिए वैश्वीकरण क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जो भी आदान प्रदान की वस्तुएं होती है, जैसे कि यहाँ चाइना हो गया, यहाँ भारत हो गया, इससे ये वस्तु खरीद रहा है, ये इसको वस्तु दे रहा है, तो इस प्रकार को जो हम लोग कहते हैं वैश्वीकरण कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग आंसर को लिख लीजिएगा, ठीक है। उदाहरण देख के लिखिएगा और भी मस्त रहेगा, एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर दे देगा। 35 नंबर की सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, सत्ता का साझेदारी किस लिए जरूरी है। तो सत्ता की साझेदारी दोस्तों लोकतंत्र के सुचारू कामकाज, सामाजिक सौहार्द और राजनीतिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। यह समाज के विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष को क्या करती है, कम करती है। यह जो है और सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिक की आवाज सुनी जाए। देखिए सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी आम जनता है वो अपने बात को रख सके सत्ता में, ठीक है, यानी कि बात को रख सके, जो कि उसका अधिकार है, जो कि लोकतांत्रिक का अधिकार है।
ये दोस्तों यहाँ कामकाज, जितने भी कामकाज है जो कि लोकतंत्र में होता है, ये सामाजिक रूप से काम करता है। यदि कोई भी मतभेद होता है तो इसको दोस्तों यहाँ विवाद को कम भी किया जाता है सत्ता की साझेदारी में। ऐसे आप लोग क्वेश्चंस को बना बना कर लिख दीजिएगा, आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। 36 नंबर कहता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली को समझाया, कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। तो देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली आवेदन लाभ वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्राचीन व्यापारिक पद्धति है जिनमें मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं और सेवाओं का सीधे आदान प्रदान किया जाता था। यानी कि पहले के जमाना में पैसा नहीं हुआ करता था, ठीक है। किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए यदि आपको आलू चाहिए तो आपको उसको प्याज देना होगा, और इसमें दोस्तों बहुत कठिनाइयां होती थी। यदि आप लोग अगला आदमी से आलू मांग रहे हो तो आपको अगला आदमी बोलेगा कि हमको प्याज देगा तभी हम आलू देंगे। यदि आपके पास प्याज भी नहीं है तो आपको आलू भी नहीं देगा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली दोस्तों बहुत ही कठिनाइयों के साथ होती थी। इस प्रकार से आप लोग आंसर्स को लिखते चलिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उदाहरण के साथ लिखिएगा तो और एग्जामिनर है ना खुश हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, कि भारत के बड़े गेहूं उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। ये दोस्तों मैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपका मैप में देगा कि भारत के गेहूं उत्पादक राज्य के नाम लिखे हैं और उसको आपको बनाना है तो दोस्तों मैप का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसी में से 5 नंबर आपका मैप का प्रश्न आएगा, ठीक है। देखिए, भारत में सबसे बड़े गेहूं उत्पादक की राज्य की बात की जाए तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है। इन प्रकार से जो है राज्यों का नाम दिया गया है। सबसे 5 बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, राज्य कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जो कि गेहूं उत्पादक राज्य का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट का अंतिम क्वेश्चन है, मरियान और जर्मेनिया कौन है। मरियान और जर्मेनिया कौन थे। तो देखिए, मरियान और जर्मेनिया क्रमशः फ्रांस और जर्मनी के नागरिक रूप थे। यानी कि फ्रांस के और जर्मन के, फ्रांस को हम लोग मरियान कहेंगे, जर्मन को हम लोग जर्मेनिया कहेंगे। ये क्या थे, इसका मुख्य नारी रूप थे जो 19वीं सदी में राष्ट्रीय राज्यों के प्रतीक के रूप में उभरे। यानी कि 19वीं सदी आपका जो है 1800 से, ठीक है, 1800 से लेकर के 1899 तक, ये 19वीं सदी में क्या गया, प्रतीक के रूप में ये उभरे थे मरियान और जर्मेनिया, ठीक है। चलिए इस प्रकार से लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की ओर, जिसमें आपको 18 नंबर का जवाब यहाँ पर देना है, यानी कि 18 नंबर आपको सही करना है। और दोस्तों चैनल पर पहली बार है आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे का तैयारी करने के लिए 39 नंबर कहता है कि जर्मनी का एकीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी कि जर्मनी का जो एकीकरण है ये कैसे हुआ, कौन था इसका नायक, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखना है कि जर्मनी का एकीकरण 19वीं सदी में ओटो वन बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशा के द्वारा 1864 से 1871 के बीच 3 प्रमुख युद्ध के माध्यम से पूरी की गई है। यानी कि आप लोग को पूछा जाए कि प्रशा का जो है नेतृत्व, ठीक है, प्रशा का नेतृत्व कौन किया, तो बिस्मार्क, ओटोमान बिस्मार्क, ठीक है। जो कि यहाँ पर दोस्तों 1864 से 1871 के बीच कितना प्रमुख युद्ध लड़ा, प्रमुख में 3 वो युद्ध लड़ा था। एक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी इस प्रक्रिया ने, ठीक है, बांटे हुए जर्मन राज्य को मिलाकर के 18 जनवरी, ठीक है, 1871 को जर्मन का साम्राज्य का निर्माण लिया। यह लौह और रक्त की नीति पर आधारित है। दोस्तों ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा आपका कि लौह और रक्त की नीति किसे जाना जाता है, तो बिस्मार्क को, ठीक है। एकीकरण की प्रक्रिया चर दरन चर कैसी होनी चाहिए, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में आप लोग पॉइंट वाइज आप लोग करके लिखिएगा। एग्जामिनर जो है अगर आप लोग मान चलिए सेंटेंस में लिखते हैं तो 3 नंबर का आपको वो 2.5 नंबर ही देगा, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखिएगा तो आपको 3 में 3 नंबर आपको पूरा दे देगा। तो लिखना है कि आर्थिक और राष्ट्रीयवादी आधार 1830 के दशक में, ठीक है, जोलवेरिन नामक शुल्क संघ ने जर्मन राज्य के बीच आर्थिक एकता स्थापित किया। बिस्मार्क द्वारा उदय 1862 प्रशिया के चांसलर बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति बढ़ाकर एकीकरण को आजमा लिया। यानी कि वहां के जो जितने भी सैनिक उसको बढ़ा लिया, ठीक है। बढ़ाने के बाद वहां के जितने भी एकीकरण उस पर अपना कदमा क्या किया, तो आजमा लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर। 40 नंबर आपके एग्जाम के लिए कहता है स्पेनिश एनीमशीन पर मजदूरों ने हमला क्यों किया। यानी कि स्पेनिश एनीमशीन जो था इस पर मजदूर के द्वारा हमला क्यों किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लिखना स्पेनिश एनीमशीन का विरोध मुख्य रूप से बेरोजगारी के डर और आजीविका छिन जाने के कारण हुआ, जिसमें से दोस्तों 1764 में जेम्स हार्ग्रीव्स द्वारा निर्मित इस मशीन में एक ही
पहिया घुमाकर कई धागों को एक साथ काटे जा सकते थे। सबसे पहले आपको बता दें कि स्पेनी जनी मशीन दोस्तों सूती कपड़ा का कटाई करता था। इसमें दोस्तों मजदूरों ने हमला इसलिए किया क्योंकि वहां पे जितने सारे महिलाएं थी, जितने सारे काम करती थी, उन सभी का दोस्तों डर था कि मशीन आने से उनकी नौकरी, उनके काम को छीन जाएगा, तो उनका रोजी रोटी कैसे चलेगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, आपको अच्छी तरह से लिखना है। लिखा गया कि जिससे हाथ से कटाई करने वाली महिलाओं का काम और नौकरियां खतरे में पड़ गई। विरोध के दोस्तों इसका मुख्य कारण है, इसको आप लोग लिखिएगा तभी आपको एग्जामिनर नंबर देगा। लिखना है कि नौकरी जाने का डर। स्पेनी जनी मशीन से धागा उत्पादन तेजी और कम समय में होने लगा, जिससे हाथ से काम करने वाले कारीगरों की मांग घट गई। आजीविका पर संकट कैसे? तो हाथ से ऊन काटने वाले महिलाओं को लगा कि मशीनों उनका पारंपरिक काम छीन लेगा, जिससे उनका अस्तित्व में खतरा पड़ जाएगा। यानी कि मान चलिए कि कोई भी व्यापारी है, ठीक है, जहां पर 5 गो 6 गो महिलाएं काम करती है, और यहाँ के व्यापारी से एक मशीन लाया जाता है और बोला जाता है कि अब आप लोग का काम नहीं है, अब हम मशीन से काम को करवाएंगे। तो यहाँ से जो भी 5-6 महिलाएं थी, इनको डर हो गया कि अब मेरा नौकरी खतरा में हो जाएगा, अब हमको काम कहाँ पर बनेगा, अब हम कैसे खाएंगे। तो इसके डर से वो लोग जो है हमला किया था। ऐसे आप लोग को लिखना है। आगे बढ़ रहे हैं 41 नंबर। 41 नंबर कहता है भारत में रबर उत्पादन राज्यों की व्याख्या कीजिए। कि भारत में जो रबर उत्पादन राज्य है ये कौन कौन से ही आपको बताना है। लिखना है कि भारत में रबर उत्पादन 2 प्रमुख राज्य है, केरल और त्रिपुरा। केरल और त्रिपुरा में क्या कहा जाता है? रबर का उत्पादन किया जाता है। केरल का सबसे बड़ा रबर उत्पादन लगभग 74 से, ठीक है, 74 से 90% हिस्सा है, जहां गर्म आर्द्र जलवायु के कारण, ठीक है, क्या करता है, तो यह क्षेत्र में भारी उत्पादन होता है। वहीं पूर्वोत्तर में स्थित त्रिपुरा दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है, जो अपनी अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण तेजी से उभर रहा है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन है, तो केरल में आपका जो है रबर का उत्पादन किया जाता है, जिसमें 74 से लेकर 90% तक। इसकी जलवायु की बात की जाए तो गर्म और आर्द्र जलवायु होना चाहिए। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य आता है, तो त्रिपुरा राज्य आपका उभर करके सामने आ चुका है। और इस प्रकार से भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रबर का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, गर्म और आर्द्र जलवायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। चावल उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। यानी कि चावल का उत्पादन कौन सा मिट्टी में होता है, कैसा तापमान में होता है, कितना डिग्री सेल्सियस में होता है, कितना वर्षा में होती है, ये आपको बताना है। तो लिखना है कि चावल, जिसको हम लोग धान कहते हैं, एक उष्णकटिबंधीय खरीफ फसल है जो जून जुलाई के महीने में बोया जाता है, जिसके लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि तापमान होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर अधिक वर्षा, उच्च आर्द्रता आदर्श। इसके लिए चिकनी दोमट मिट्टी या फिर कछारी उपजाऊ मिट्टी, डोल्टी मिट्टी, ठीक है, डेल्टाई मैदान और समतल भूमि सर्वोत्तम है। यानी कि आप लोग देखे होंगे कि जो भी जिनके घर में खेत है, ठीक है, जिनके घर में खेत है, तो वो लोग जानते हैं कि धान कैसे उपजाया जाता है, कि धान में हमेशा पानी होना चाहिए जिससे फसल को उपजाऊ किया जा सके। यह प्रमुखता से मानसूनी क्षेत्र, नदी घाटी में और अब नहर नलकूप में पंजाब हरियाणा जैसे कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी उगाई जाती है। चावल उत्पादन के लिए प्रमुख भौगोलिक स्थिति तापमान, चावल की वृद्धि के लिए कम जलवायु की आवश्यकताएं होती है। अभी जैसे मैं आपको सेंटेंस लिखा हूं, इसी सेंटेंस को आपको पॉइंट वाइज करके 3 पॉइंट दे देना है, ठीक है। तापमान कितना होना चाहिए? 25 डिग्री होना चाहिए। वर्षाएं कितनी होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? तो चिकनी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। तो 3 पॉइंट ऐसे लिख लीजिएगा, तभी आपको फुल नंबर मिलेगा। यदि आप लोग ऐसे पूरा लिखते हैं तो दोस्तों आपको 2.5 नंबर ही मिलेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि पॉइंट वाइज लिखिएगा, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ठीक है। एक में तापमान लिख दीजिएगा, एक में वर्षा लिख दीजिएगा, एक में चिकनी दोमट मिट्टी लिख दीजिएगा, मिल जाएगा नंबर पूरा का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का वर्णन करें। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी कैसे होती है? तो देखिए, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता यानी कि डच और फ्रेंच भाषा को संयोजित करके अपनाई गई है। एक सफल, अनोखी और जटिल व्यवस्था है जिसे बेल्जियम मॉडल कहा जाता है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार में डच फ्रेंच भाषा, मंत्रियों की बराबर संख्या, समुदाय सरकार, ठीक है, ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधि के माध्यम से साझा
शासन सुनिश्चित करती है। यानी कि बेल्जियम में 2 भाषाएं बोली जाती है, डच और फ्रेंच भाषा, जिसमें दोस्तों अनेकों जो भी जटिल व्यवस्था है उसी को बेल्जियम का मॉडल कहा जाता है, जो भी जब अपनाई गई चीजें हैं, ठीक है, जो कि सफल हो चुका है। इस प्रकार से लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक महामंदी के कारण को बताएं कि आर्थिक महामंदी कब हुआ, कैसे हुआ, इसके कारण से क्या क्या हुआ, क्या घटा क्या बढ़ा, चलिए बताना है। तो देखिए 1929 के वैश्विक आर्थिक महामंदी ने भारतीय व्यवस्था को गहरा झटका दिया। भारत पर इसके प्रमुख 3 उपकरण, यहाँ पर प्रमुख 3 प्रभाव इस प्रकार से हैं। सबसे पहले देखिए 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई, जो कि अक्टूबर के आसपास की गई थी। लिखा गया है कि कृषि उत्पादों की कीमत में गिरावट, यानी कि जो भी कृषि थे उनके जो भी उपजाए जाने वाली वस्तु थी उनमें अचानक से कमी देखने को मिला। भारत में कृषि जैसे कीमतें लगभग 50% गिर गई, जिससे किसानों की आय कम हो गई, वे भारी कर्ज में डूब गए। यानी कि कोई 100% वाली चीज जो 100 रुपये मिलने चाहिए उनको 50 रुपया मिला। किसके कारण से? तो आर्थिक महामंदी के कारण से, जिसके माध्यम से वे कर्ज में डूब गए और वे जो खेती में असफल हो चुके थे। विदेशी व्यापार और निर्यात में कमी, अंतर्राष्ट्रीय मांग घटने पर भारत का निर्यात विशेष रूप से जो भी कच्चा माल है, जो भी उपजाऊ वाला पदार्थ है, जैसे कि आपका हो गया कच्चा माल में रोपण कृषि हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, कपास हो गया, ये सब आपका कच्चा माल है, लगभग आधा रह गया था। कपास का जो मूल्य था 100 रुपये, ये भी आपका जो है 50% पर आकर के गिर गया, जिससे भारत का जो भी विदेशी व्यापार था इनके व्यापार पर बहुत ही बुरी तरह से प्रभाव पड़ा। एक और पॉइंट आप लोग लिखिएगा कि जिसके कारण से आर्थिक महामंदी में बहुत सारी गिरावट देखने को मिली और बहुत सारे जो व्यापारी कर्जदार में डूब गए। इस प्रकार से आपको लिख देना है। 45 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 45 नंबर कहता है कि भारत में कृषि के योगदान पर चर्चा कीजिए। यानी कि भारत में कृषि किस प्रकार से जीडीपी को ग्रोथ करता है, किस प्रकार से इकोनॉमिक को ग्रोथ करता है, ये आपको व्याख्याएं को करना है। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का आधारभूत स्तंभ जो जीडीपी में लगभग 15 से 20% का योगदान देती है और लगभग 50 से 60% आबादी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्रदान करती है। हम लोग आप लोग क्या कहते हैं? चावल खाते हैं, ठीक है, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो ये कौन प्रदान करता है? कृषि उपजाता है, ठीक है। यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र जैसे कि चीनी हो गया, कपास हो गया, कच्चा माल पर निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्राओं को अर्जित करने का स्रोत करता है। देखिए भारत में जो चीनी है, भारत में जो कपास की खेती की जाती है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? अगले देशों में इसको भेजा जाता है, जिसे यहाँ पर जीडीपी में तो ग्रोथ होती है, साथ में व्यापारियों को लाभ मिलता है। इसके बाद यहाँ लिखा गया है भारतीय व्यवस्था में कृषि का महत्व कैसे कैसे हुआ है, चलिए जानते हैं। तो रोजगार आजीविका का साधन, भारत की आधी से अधिक कार्यवाल आबादी लगभग 58 से 65% अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा किसान पाया जाता है जिससे उसका दैनिक दिनचर्या चलता है। खाद्य सुरक्षा, 1.4 अरब से अधिक आबादी के लिए भोजन, खाद्यान्न, सब्जी, चारे की आपूर्ति एकमात्र साधन है जो देश को खाद्य आत्मनिर्भर पर प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि कृषि का महत्व भारत में क्यों है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है। यदि वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में उत्पादन या अपने उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है, कैसे करती है ये आपको बताना है। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम छोटे उत्पादन को अनुबंधित करके स्थापित, ठीक है, कंपनियों का अधिग्रहण कर सकती है या नई शाखाएं स्थापित करके उत्पादन पर नियंत्रण करती है। वह सस्ती श्रम शक्ति तकनीकी विशाल पूंजी के माध्यम से उत्पादन की लागत को गुणवत्ता और अपने पक्ष पर नियंत्रण रखती है। देखिए अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है ना, सबसे पहले तो वो अनेक देशों से आकर के भारत में भी रह सकती है। भारत में जो भी व्यापार है वो व्यापार को कर सकते हैं, जिसके माध्यम से भारत का जीडीपी भी बढ़ता है। जैसे कि अभी आप लोग टेस्ला का नाम सुन रहे हैं, ये क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं।
अमेरिका की कंपनी है, भारत में आएगा, भारत में अपना प्लांट खोलेगा, तो इससे क्या होगा, भारत के जीडीपी को ग्रोथ होगा और इसी से अपना यह स्थापत्य को नियंत्रित करती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यही रखते हैं, बाकी आपका लॉन्ग जो 6 गो क्वेश्चन है अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।